नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश में रॉ कर्मी आरोपित। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने सार्वजनिक किया हरियाणा के निवासी विकास यादव का पूरा ब्यौरा। कहा कि चेक रिपब्लिक से पकड़े गए निखिल गुप्ता ने बताया यादव का नाम। पन्नू को भारत ने 2019 में मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में किया था शामिल। विकास की बूढ़ी मां ने कहा कि बेटा देश के लिए कर रहा था काम। देखिए, जब से खालिस्तानी समर्थक आतंकी गुरु गुरपत सिंह पन्नू की हत्या हुई है, उसका साजिश का आरोप किस पर लगा था? भारत पर, उसकी हत्या का आरोप। तो उसी को लेकर आप देखें, भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत ही बुरे दौर से भी गुजर रहे हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा देखने को मिलेगी। ये उत्तरी अमेरिका में एक देश है। और रॉ की बात करें तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की बात हो रही है। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर एफबीआई की बात करें तो किसकी? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। अमेरिका की एजेंसी है और इसकी स्थापना 26 जुलाई 1908 में हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। और वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। हरियाणा सरकार ने कोटे में कोटा को दी हरी झंडी। ये आप देखें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था बदलने जा रही है। हरियाणा में अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट पर नायब सिंह सैनी कैबिनेट ने लगाई मोहर। वंचित अनुसूचित जातियों और अन्य अनुसूचित जातियों के लिए 10-10% कोटा और क्रीमी लेयर की पहचान के लिए नीति की बातें भी हो रही हैं। अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें आप देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कोटे में कोटा, आरक्षण में आरक्षण की बात कही गई थी। जिन जातियों को उनमें आरक्षण मिल चुका है, आरक्षण का फायदा मिल चुका है, उन्हें कम कर देना और जिन्हें हकीकत में जरूरत है, जो आरक्षण से वंचित हैं, उन्हें अलग से उसी में से ज्यादा आरक्षण देने लग जाना, उसी की बात हो रही है। और देखिए, क्रीमी लेयर केवल ओबीसी में, पिछड़ा वर्ग में लागू है, अभी एसटी एससी में लागू नहीं है। क्रीमी लेयर कहने का मतलब होता है जिन लोगों को आरक्षण का फायदा मिल चुका है उन्हें आरक्षण से बाहर रख देना, आरक्षण फिर उन्हें नहीं मिलेगा जो लोग क्रीमी लेयर में आते होंगे। हरियाणा की बात करें तो अभी हाल ही में नई सरकार बनी है ना, नायब सिंह सैनी फिर से मुख्यमंत्री बन गए। देखिए ये हरियाणा, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। विधानसभा में यहाँ 90 सीटें हैं। कितनी? 90 सीटें हैं। राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका हरियाणा। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ की राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा हो सकता है 12 लाख। केंद्र सरकार हुई सक्रिय। वर्ष 2017 में से नहीं हुई क्रीमी लेयर के दायरे में बढ़ोतरी। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ओबीसी संगठनों के साथ की चर्चा। महाराष्ट्र सरकार ने भी ओबीसी क्रीमी लेयर के दायरे को बढ़ाने का केंद्र को प्रस्ताव भी भेजा हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सवा 2 साल बाद मिली शासन नियमित जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित हैं दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हैं सत्येंद्र सिंह जैन। दीपावली इस बार घर पर ही मनेगी उनकी। और राव जेवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें 50,000 रुपए की निजी मुचल के और इतनी ही राशि के 2 जमानतियों पर शासन जमानत दे दी। जैन को मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। और अभी आप देखिए कि जो क्रीमी लेयर है ना, उसकी मौजूदा समय में ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रुपए रखी गई है। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। पंजाब में धमाके के लिए आईएसआई ने ड्रोन से भेजा आरडीएक्स। याद देखिए, त्योहारी सीजन में यहाँ अशांति फैलाने की बात की जा रही है। और एक तो क्या है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इसकी हर संभव कोशिश रहती है कि भारत में अशांति फैलाई जाए। पंजाब आप देखते हैं, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी तो पाकिस्तान से लगती है। और देखिए इसकी सीमा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। भगवंत मान यहाँ की चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के आप देखते हैं क्या है, राज्यपाल हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। और 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पंजाब। संसद बच्चों की सगाई को भी गैर कानूनी बनाने पर करे विचार।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बचपन में शादी तय होने से जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता छिन जाती है और शीर्ष अदालत ने बाल विवाह रोकने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। अभी आप देखते हैं कि कई जगह आप लोगों ने देखा होगा, कई समाज में जातियों में ये प्रथा है कि बचपन में ही उनकी शादियां तय कर दी जाती हैं। तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है कि संसद को इस पर भी विचार करना चाहिए, इस पर भी कोई कानून लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी इसकी। बेनामी कानून के प्रावधान असंवैधानिक घोषित करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया। तत्कालीन सीजीआई रमना की पीठ ने सुनाया था वह फैसला। कानून के दो प्रावधानों को बताया था स्पष्ट रूप से मनमाना। सुप्रीम कोर्ट ने आप देखिए शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अपना 23 अगस्त 2022 का फैसला वापस ले लिया, जिसमें बेनामी संपत्ति के लेन देन पर प्रतिबंध का कानून के दो प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, जो ऐसे सौदों और अधिकारियों द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण पर रोक लगाते हैं। तो उन्हीं की बातें हो रही हैं। 2022 के फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि बेनामी संपत्ति की लेन देन पर प्रतिबंध कानून 1988 की धारा 3, 2 और 5 स्पष्ट रूप से मनमानी होने के कारण असंवैधानिक है। यह एक तरफ से जहां धारा 3 बेनामी किसी और के नाम पर खरीदी गई संपत्ति लेन देन पर प्रतिबंध से संबंधित है, वहीं धारा 5 अधिग्रहण योग्य बेनामी संपत्ति से संबंधित है। और आप देखिए सीधे अदालत ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उन दलीलों से सहमत हो गई और तत्कालीन पीठ के समक्ष इन दो प्रावधानों की वैधता को चुनौती नहीं दी गई थी। साथ ही पीठ ने कहा कि 2022 में यह फैसला जिस दीवानी अपील पर सुनाया गया था वह नई सिरे से सुनवाई के लिए बहाल हो जाएगी, जिसके लिए पीठ प्रधान न्यायाधीश नामित करेंगे। तो चलिए उसी की बातें हो रही हैं। झारखंड में भाजपा गठबंधन में सीटों का हुआ बंटवारा। चिराग की लोजपा को 1 सीट मिली है। अब आप देखते हैं कि झारखंड में भी तो चुनाव का ऐलान हो चुका है ना, तो यहाँ भी राजनीतिक पारी गर्म हो चुकी है, राजनीति होने लगी है। झारखंड बिहार से अलग करके बनाया गया था। 15 नवंबर सन 2000 में बनाया गया था ये। और इसकी सीमा आप देखिए पटना से किससे बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। रांची इसकी राजधानी है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। अनुच्छेद 370 पीछे छूटा। राज्य की दर्जा बहाली का प्रस्ताव पारित हुआ है। उमर कैबिनेट की पहली बैठक। मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट में अपनी प्राथमिकताओं की स्पष्ट की। जल्द दिल्ली जाकर पीएम मोदी से मिलेंगे। अनुच्छेद 370 की पुनर्बहाली का प्रस्ताव पारित न करना पीडीपी और अन्य कश्मीर दलों को नहीं आया रास। और देखिए एक बात मुझे लगता है कि ये भी जान चुके हैं उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन चुके हैं ना जम्मू कश्मीर के। अब 370-35 से हटा दिया गया था 2019 में। उसके बाद पहली बार यहाँ चुनाव हुए कि ये लौटने वाला नहीं है, आने वाला नहीं है, इसलिए वो भी ठंडे पड़ रहे हैं। ईडी ने बिहार के आईएएस अधिकारी व पूर्व राजद विधायक को किया गिरफ्तार। आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग के आरोप में संजीव हंस व गुलाब यादव पर की गई कार्रवाई। इससे पूर्व आईएएस के 5 ठिकानों पर की गई थी छापेमारी। नए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई यह कार्रवाई है। एक बात बताऊं आपको, बिहार हमेशा चर्चा में रहता है किसी न किसी कारण से। एक बार देख लीजिए, पटना इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती, राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। यहाँ आप देखते हैं कि कौन, नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और आप देखेंगे कि राज्यपाल कौन है, राजेंद्र लेकर। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। यह आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। पीएमओ में अतिरिक्त सचिव बने डीडीए उपाध्यक्ष। दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सुभाषीष पांडा। एक ग्रेप के दूसरे चरण की पाबंदियां लागू होने के आसार, नहीं सुधर रही हवा की गुणवत्ता। या आप देखते हैं कि यहां दिल्ली में सांस लेना दुश्वार हो जाता है। AQI 300 के करीब पहुंच चुका है। 15 इलाके रेड जोन में शामिल हो चुके हैं। निजी दूसरे चरण की पाबंदियां देख लीजिए। निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए बढ़ाई जाएगी पार्किंग फीस और बढ़ाई जाएगी CNG इलेक्ट्रिक बसों की और मेट्रो सेवा। RWA सिक्योरिटी गार्ड को देगी हीटर ताकि वे कूड़ा या कोयला न जलाएं।
डीजल जनरेटर पर रोक, नेचुरल गैस एलपीजी के जनरेटर चल सकेंगे। 800 केवी क्षमता वाले जनरेटर तभी चल सकेंगे जब वो स्टॉप फिटिंग करवाएं। ये सब चल रहा है। 13 हॉट स्पॉट पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाई समन्वय समितियां। देखिए, ये मौसम आता है और यहाँ होने लगती है काफी हाहाकार मचने लगता है प्रदूषण को लेकर। दिल्ली में बढ़ाई जाएगी प्रतिदिन ठोस कचरे की निपटान की क्षमता। दिल्ली नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी, 2026 तक हासिल करेंगे यह लक्ष्य। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सफदरजंग में भी शुरू होगा वो मोटापा कम करने की सर्जरी। और अब तक एम्स, लोकनायक, आरएमएल एलएचएमसी में ही बैरिएटिक सर्जरी की सुविधा। बैरिएटिक सर्जरी से मरीज की डायबिटीज और हाइपरटेंशन की दवाएं कम या फिर बंद हो जाती हैं इससे। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का बढ़ेगा दायरा। दूसरे चरणों में घरेलू सहायकों और सफाई कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूहों के जरिए दी जाएगी मदद। लाभार्थियों को अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा इसमें। अच्छी बात है। ये आप देखते हैं कि सरकार का उद्देश्य शहरों में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले अनिश्चित आय वाले निर्धन व आश्रयहीन लोगों को एक समूह के रूप में लाभान्वित करना। इसके लिए सामाजिक योजनाओं व माइक्रो क्रेडिट का सहारा लिया जाएगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शहरी कार्य मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत कौशल विकास और रोजगार का दैनिक मजदूरी के आधार पर कई तरह से शहरी गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने की पहल की जाती है। अच्छी बात है। डॉलर पर निर्भरता घटाने के एजेंडे पर भारत खोलेगा पत्ते। अगले हफ्ते होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम व गैर डॉलर कारोबार का एजेंडा। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने जाएंगे रूस। कई राष्ट्राध्यक्षों से होगी इसमें द्विपक्षीय भेंट भी, और चिनपिंग भी जाएंगे। तो चाइना के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग भी इसमें शामिल होंगे। ब्रिक्स संगठन के बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जून 2009 में हुई थी। और आप देखते हैं कि इसके मेंबर्स की अगर हम बात करें तो अब तो 9 मेंबर हो चुके हैं। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब अमीरात भी इसमें शामिल हो चुका है। देखते हैं क्या फैसला लिए जाते हैं। एससी, ओबीसी और सफाई कर्मी अगले महीने से ले सकेंगे सस्ता ऋण। विश्वास योजना के तहत 15 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा यह लाभ। पहले साल 7 लाख तो दूसरे साल 8 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है इसका। विकास की मुख्य धारा से पिछड़े समाज के निचले तबके को ऊपर उठाने के लिए अब केंद्र सरकार ने एक और नई पहल शुरू की है। इसके तहत एससी हो, ओबीसी और सफाई कर्मियों को अपना खुद का या फिर स्वयं सहायता समूहों के जरिए रोजगार शुरू करने पर उन्हें अगले महीने से सस्ता ऋण मुहैया कराया जाएगा। उन्हें सालाना 5% ब्याज दर पर यह ऋण मिलेगा। अच्छी बात है। भारत को रक्षा क्षेत्र में शोध और तकनीक का हब बनाएंगे, ये हमारे रक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं। नई दिल्ली में शुक्रवार को डीआरडीओ भवन में डेयर टू ड्रीम 5.0 इनोवेशन प्रतियोगिता के शुभारंभ के दौरान पत्रिका का विमोचन करते केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और डीआरडीओ की अगर हम बात करें तो इस संगठन के बारे में भी याद रखिएगा। इस तरह के जितने भी संगठन है उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जल्द हो सकती है सभी पीठों की लाइव स्ट्रीमिंग। शुक्रवार को दूसरी बार टेस्ट की गई लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने की व्यवस्था। अभी होती है संविधान पीठों में चलने वाली सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर हर कोई देख पाएगा इसे। एएसआई आयुष्मान भारत योजना के एकीकरण को मंजूरी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की चिकित्सा लाभ परिषद ने शुक्रवार को आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के साथ कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई योजना के एकीकरण को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य ईपीएफओ लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ाना है। श्रम मंत्रालय के अनुसार 9 योजनाओं के एकीकरण का फैसला चिकित्सा लाभ परिषद की 66वीं बैठक में लिया गया है। आयुष्मान भारत पीएम योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसका उद्देश्य 12 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को करीब 55 करोड़ लाभार्थियों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। इसके अलावा परिषद ने राज्यों के लिए साझा सहायता मिशन के क्रियान्वयन को भी मंजूरी दी है। सीएसएम का उद्देश्य बीमित व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए ईएसआई की चिकित्सा सेवा वितरण प्रणाली में सुधार और मजबूत लाना है।
देखिए, इस तरह की जो योजना है ना, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस और पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देखा करिएगा। इस तरह के टॉपिक पर आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो सरकार की तरफ से जो पहल चलाई जा रही है उनका उल्लेख करेंगे ना, उन योजनाओं का उल्लेख करेंगे। ये आप देखिए 23 सितंबर 2018 में शुरू हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। आप देखते हैं क्या धारा 6A का इतिहास है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पति को अपने एक फैसले में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। यह धारा असम में रहने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देती है। आइए इसके के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले एक बार आप लोग असम को, बांग्लादेश को देख लीजिए। ये है बांग्लादेश और इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से लगती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आजाद हुआ था। और देखिए इसकी सीमा असम से भी लगती है। और असम की बात करें तो दिसपुर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। इसकी सीमा आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। लक्ष्मण आचार्य यहाँ की राज्यपाल देखने को मिलेंगे। क्या है धारा 6A? तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A असम में प्रवासियों के आने की तारीख के आधार पर उनको भारतीय नागरिकता देने या उनको बाहर निकालने की व्यवस्था मुहैया कराती है। क्योंकि बहुत सारे बांग्लादेशी आप देखते हैं कि भारत में रहते हैं और बहुत सारे उनमें से आप देखिए खासकर असम में रहते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने की तक की यात्रा से। विभाजन के कुछ वर्षों बाद से ही पूर्वी पाकिस्तान में यह भावना पैदा हो गई कि सारा शासन पश्चिमी पाकिस्तान ही संभाल रहा है और उसकी बांग्ला भाषा पर उर्दू जबरदस्त थोपी जा रही है। इसे लेकर जब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया तो सरकार आंदोलन को बुरी तरह को चलने लगी। भीषण अत्याचार की वजह से ये आप देखिए बांग्लादेशी बेहतर भविष्य की उम्मीद से भागकर भारत आने लगे। और इसी प्रकरण में जब इंदिरा गांधी का प्रवेश हुआ तो उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को भारत की सैन्य ताकत की मदद से आजाद कराकर 1971 में बांग्लादेश बना दिया। इसके बाद ही भी बांग्लादेशी प्रवासियों को भारत आना रोका नहीं और असम के लोगों को लगने लगा कि बांग्लादेशी उनकी जमीन और संस्कृति के लिए खतरा बन गए हैं। और आप देखते हैं कि ये आप देखेंगे अवैध प्रवासियों के खिलाफ आंसू का आंदोलन और असम समझौता। 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आंसू ने अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकालने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन 6 वर्ष तक चला। इसके बाद 1985 में राजीव गांधी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार, असम की राज्य सरकार और आंदोलन कर रहे नेताओं के बीच ऐतिहासिक असम समझौता हुआ। असम समझौते की क्लॉज 5 में विदेशी प्रवासियों के लिए एक तारीख 1 जनवरी 1966 तय की गई। इस तारीख के बाद और 24 मार्च 1971 तक जो भी विदेशी असम में दाखिल हुए वे भले ही भारत में रहे मगर उनके दाखिल होने के से अगले 10 वर्षों तक मतदाता सूची में उनका नाम नहीं आ सकता और 10 वर्ष के बाद जरूर भारतीय नागरिकों की तरह उन्हें वोट देने का अधिकार मिलेगा। 1 जनवरी 1966 से पहले आए सभी बांग्लादेशी प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने की बात भी धारा 6A में कही गई थी। 25 मार्च 1971 से जो विदेशी बांग्लादेशी असम में अवैध तरीके से दाखिल होगा उसे अवैध प्रवासी मानकर बाहर किया जाएगा। अगर वैध तरीके से कोई आए तो भारत सरकार के कानून के मुताबिक उसे नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। 1985 में असम समझौते को अमली जामा पहनाने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में धारा 6A को जोड़ा गया था। मोदी सरकार ने जोड़ी थी धारा 6B। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2019 में एक बदलाव करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 की एक और धारा 6B जोड़ दी थी। इस धारा के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 तक ये आप देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो भी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन प्रवासी भारत आए, इसमें मुस्लिम शामिल नहीं है, उन्हें भारत सरकार नागरिकता प्रदान करेगी। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A केवल असम के लिए है, वहीं धारा 6B पूरे देश के लिए है। तो अब कहा जा रहा है कि जो हिंदू होंगे, जो सिख होंगे, बौद्ध होंगे, पारसी होंगे, ईसाई होंगे, उन्हें तो हिंदू सबको मिल जाएगी नागरिकता, लेकिन मुस्लिमों को बाहर निकालने की बात होगी। इसीलिए इस कानून का विरोध भी किया गया था 2019 में। और आपको बता दूं कि जैसे पहचान लिया जाएगा, क्या बांग्लादेश उन्हें वापस लेगा? ये भी बड़ी बातें हो रही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। झारखंड में जल जीवन मिशन योजना में आप देखते हैं 780 करोड़ का घोटाला। और मुझे लगता है कि हमारे देश में अगर घोटाले की बातें ना हो तो ऐसे लगता है कि कहाँ रहने लगे।
पड़ोस में हिंदुओं की दुर्दशा बच्चों क्यों है दुनिया, धनखड़ कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रति अत्यधिक सहिष्णु होना उचित नहीं है। कुछ हानिकारक ताकतें भारत की छवि खराब करने का कर रही कोशिश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना दिवस समारोह में संबोधित किया और राष्ट्रपति साहब ने मानव अधिकार आयोग के बारे में भी याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी आप लोग क्वेश्चंस पूछ लेता है ना, कि नहीं पूछता है? पूछता है, बिल्कुल पूछता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहा हूं मैं। 12 अक्टूबर 1993 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा इसका। अब आप देखिए, राजनीति की बातें हो रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में राजनीति की बातें, क्योंकि वो होने लगा है ना, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो ये जो विधानसभा के चुनाव होते हैं ना, कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बाकी राजनीति की बातें पढ़ना हुआ तो पढ़ सकते हैं आप लोग, और ये सब आप लोगों को इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूं, तो आप लोग वहां जाकर जरूर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि राजनीति की बातें आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कुछ होता है तो बड़ी ईमानदारी से राजनीति होती है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है। ठीक है। ये मुडा मामले में कर्नाटक में ईडी की छापेमारी। मैसूर में मुडा कार्यालय सहित अन्य स्थानों पर पहुंची टीम। आरोपित देवराजू के आवास पर भी ली गई तलाशी। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की बात हो रही, इससे जुड़े भू आवंटन घोटाले की बातें हो रही हैं। देखिए, ये कर्नाटक है, बेंगलोर इसकी राजधानी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कैबिनेट शीघ्र तय करेगी समान नागरिक संहिता लागू करने की तिथि। ये आप देखते हैं, मुख्यमंत्री धामी कह रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी। हर कहा उत्तराखंड की बात हो रही है। यूसीसी यानी कि सबके लिए समान कानून की बातें हो रही हैं, ये जरूर याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। देहरादून इसकी राजधानी है। 9 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं। राज्यसभा में 3 सीटें हैं। लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उत्तराखंड। एक केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई बहन पर धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद आप देखिए कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है। चलिए, ये सब आप जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईसा फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई बंद की है। और ये आप देखते हैं कि 2 लड़कियों को मुक्त कराने वाली संबंधी याचिका पर कार्रवाई शुक्रवार को बंद कर दी। एक व्यक्ति ने कोयम्बटूर में आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव के फाउंडेशन पर अपनी 2 बेटियों को बंधक बनाने का आरोप लगाया था ना, और उनके बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में दोनों बेटियों को आश्रम से मुक्त कराने की गुहार लगाई थी। सदगुरु जग्गी बोली, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। चलिए, ओटीटी की निगरानी के लिए बोर्ड के गठन की मांग को किया खारिज। मामलों को तय समय में नहीं निपटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये भी आप लोग देखते रहते हैं। ये आप लोगों को मालूम है, जो कोटे की बात हो रही है, पंजाब में पहले से लागू है कोटा में कोटा। पंजाब में कोटा में कोटा की व्यवस्था 1975 से लागू है। राज्य में 39 जातियां हैं जिसको आरक्षण की सुविधा है। वाल्मीकि व मजहबी सिखों को 50% और अन्य को 37%, 37 जातियों को 50%, 37 जातियों में कुछ ऐसी भी जातियां जो ना के बराबर हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और 37% में आने वाली जातियों का कहना है ताकि केवल 2 जातियों को ही 50% आरक्षण देना ठीक नहीं है। जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए 10% आरक्षण है, उसमें से 50% की बात हो रही है। ऐसा ना सोचिए कि पूरे टोटल में से 50% की बात हो रही है। मान लीजिए अगर आप देखिए 15% किसी जातियों को दिया गया है आरक्षण, तो उसमें से बातें हो रही हैं। इसे 15% में से इसे 25% मिलेगा, उसे 50% मिलेगा। ये फिर से खोली जाएगी 23 साल पहले मेडिकल छात्र मौत मामले की फाइल। ये पश्चिम बंगाल की बातें हो रही हैं। डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी ना, तो उसी को लेकर बातें की जा रही हैं।
राजस्थान में 10 स्थानों पर सीबीआई के छापे खले हैं अवैध रेत खनन मामले में। सीबीआई ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदी को थोपने वाली भाषा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री स्टालिन ने हिंदी महासम्मेलन समारोह की निंदा की है ना, तो उसी को लेकर बात RN रवि कह रहे हैं यहाँ के राज्यपाल। ऑनलाइन धोखाधड़ी से मिलकर निपटेंगे 9 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने बैठक में AI एकीकरण पर चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी गठजोड़ पर खुफिया जानकारी की साझा। शिमला में हुई उत्तरी क्षेत्र पुलिस समन्वय समिति की 11वीं बैठक। आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी भी काफी बढ़ रही है। मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि लालच में मत फंसा करिएगा। जब आप लालच में फंस जाते हैं ना, तो परेशानी खड़ी होने लगती है। अभी आप लोगों को याद होगा उत्तर प्रदेश में जो दशहरा नवरात्रि में हिंसा हुई थी, तो बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी, 26 को नोटिस। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश देख लीजिए, लखनऊ इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद भी है 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। 2,43,246 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब हैं। ये मुठभेड़ में मारे गए 2.62 करोड़ के 38 इनामी नक्सली। अब आप देखें, नक्सली सिमटते जा रहे हैं। ये लोग हमारे ही देश के लोग हैं, याद रखिएगा। और क्या है कि अब आप देखते हैं कि जब से नई सरकार का गठन हुआ, तब से काफी आप देखते हैं कि इनकी क्षेत्र विस्तार नहीं हो पा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानून संन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहते हैं। ये बिहार में जहरीली शराब से चिकित्सक समेत 6 और की मौत हो चुकी है। अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ शराब बंद है, शराब बंद है पूरी तरह से। हाथ पांव फूलना यानी समय पर दारू ना मिलना, बिहार में पढ़ा रही शिक्षिका। गजब, मैं कह रहा हूं ना, बिहार है, कुछ भी भाई हो सकता है यहाँ। ये पर्सनल कानूनों के ऊपर होने पर कहा संसद में लंबित है ये बिल। देखिए, लड़कों से ज्यादा लड़कियों का कम उम्र में होता है विवाह। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2019 से 21 के 5वें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बाल विवाह के जो आंकड़े दिए गए, उसमें मुताबिक 23.3% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती, जबकि 17.7% लड़कों की शादी 21 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है। आंकड़े 20 से 24 वर्ष तक की लड़कियों और 25 से 29 वर्ष के लड़कों पर किए गए सर्वेक्षण पर आधारित हैं। 2015-16 में की अपेक्षा इनमें कमी आई है। और देखिए, कानूनी उम्र रखी गई लड़के के लिए 21 साल, लड़कियों के लिए 18 साल। ठीक है। और कानून उपाय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश जिला स्तर पर चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर नियुक्त करें। इन अधिकारियों पर और कोई जिम्मेदारी नहीं डाली जाएगी। ये सिर्फ बाल विवाह रोकने पर ध्यान देंगे। प्रत्येक राज्य का महिला बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, CMPO और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के कामों का आकलन करे। CPMO के अलावा देश भर में प्रत्येक जिलों के जिलाधिकारी और SP पर बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी होगी। राज्य सरकारें बाल विवाह रोकने को समर्पित स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट स्थापित करने की संभावना पर विचार करें। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश स्टेट स्पेशल चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन यूनिट गठित करेंगे। और जिस जिले में एक से अधिक CMPO होगा, वहां जिला स्तर की यूनिट भी स्थापित की जाएगी। न्यायिक उपाय, तो बाल विवाह के मामले में कानून की धारा 13 में अधिकृत मजिस्ट्रेट को स्वतः संज्ञान लेकर रोक आदेश जारी करने की शक्ति होगी। केंद्र सरकार राज्यों से समन्वय करके बाल विवाह के मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की संभावना पर विचार करे। कर्तव्यों की अपेक्षा करने वाले लोक सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सामुदायिक भागीदारी, तो आप देखिए, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बाल विवाह रोकने के लिए वार्षिक आय कार्य योजना बनाए। उसमें स्थानीय और सांस्कृतिक संदर्भ के प्राथमिक संकेतक शामिल होंगे। बाल विवाह मुक्त गांव का अभियान चले, जिससे तरह स्वच्छ भारत मिशन में खुले में शौच मुक्त गांव का अभियान है, उसी तरह पर बाल विवाह मुक्त गांव का अभियान शुरू किया जाए।
जा सकता है। जागरूकता अभियान, तो CMPO नियमित रूप से सभी स्कूलों, धार्मिक संस्थाओं और पंचायतों में बाल विवाह रोकने पर जागरूकता अभियान चलाए। इसके तहत बाल विवाह का कानूनी सजा बताने के साथ साथ बाल विवाह के स्वास्थ्य के खतरे, सामाजिक आर्थिक परिणामों की भी जानकारी दी जाए। सेक्सुअलिटी और समग्र और अधिकारों का समग्र शिक्षा, सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों स्कूल पाठ्यक्रम में समग्र तौर पर सेक्सुअलिटी की शिक्षा और बाल अधिकारों को कानूनी पहलू व स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों की जानकारी शामिल करेंगे। जिस क्षेत्र में बाल विवाह ज्यादा होता है वहां के स्कूल बाल विवाह निषेध के बारे में जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। राज्य केंद्र शासित प्रदेश लड़कियों और युवतियों को सशक्तिकरण के कार्यक्रम लागू करेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य और शिक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ये सब उपाय बताए जा रहे हैं, देख रहे हैं। परेशान कर रहे हैं राज्यों में PSU की अंगीकार याचिकाएं। ये आप देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बात हो रही है। कहा अधिकारियों को अपनी जेब नहीं करना पड़ता खर्च, इसलिए बढ़ रही हैं ऐसी याचिकाएं। झारखंड सरकार की याचिका खारिज की, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ईडी ने कहा भारत में इस्लामी निजाम के लिए गृह युद्ध छिड़ना चाहता है PFI। इस पर आप देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर आप देखते हैं कि क्या प्रतिबंध लगाया गया ना, तो उसी की बात हो रही। जांच एजेंसी का आरोप, गैर हिंसक तरीके से देश में अस्थिरता लाने की साजिश। प्रतिबंधित संगठन PFI की 35 करोड़ के रुपए से अधिक की मूल संपत्ति जब्त की गई है। ये महाकाल मंदिर उज्जैन की बात हो रही कि गर्भगृह में घुसे महाराष्ट्र CM के बेटे। मंदिर प्रबंध समिति के कटघरे में। ये आप देखिए, VIP लोग हैं ना, तो वो तो कहीं भी चले जाएं। यही VIP कल्चर खत्म करने की बातें भी बहुत होती रहती हैं। अजनेय स्वामी मंदिर में तोड़फोड़ करने वाला पुजारी गिरफ्तार हुआ है। मंदिर की आड़ के लिए दुश्मनी में भी की तोड़फोड़, बेसमेंट में विस्फोटक लगाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की रक्षा उत्पादों से जुड़ी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा उत्पादन नीति से जुड़ी याचिका शुक्रवार को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र के अधिकार क्षेत्र का मामला है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारडीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि ये ऐसे मामले हैं जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा था कि इस मुद्दे से राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होगी। हालांकि पीठ ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा का संभालना सरकार का काम है, यह नीति का मामला है। और याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि इस मुद्दे को पहले प्रधानमंत्री कार्यालय ने उठाया था। उनकी याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा याचिकाकर्ता सरकार के समक्ष अपनी बात रखकर समाधान निकाल सकते हैं। शिव के धाम में आस्था, प्रकृति और रोमांच की त्रिवेणी ओम पर्वत आदि कैलाश के बाद अब कैलाश पर्वत के भी भारत से ही कीजिए दर्शन। पैदल, सड़क व हवाई सेवा से धार्मिक पर्यटक को लगेंगे पंख। ये आप देखिए, पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है, याद रखिएगा। जुलाई सितंबर में 4.6% बढ़ी चीन की आर्थिकी। पुलिस नहीं, RBI बाजार पर रहती है कड़ी नजर। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अभी ब्याज दरों में कटौती करना काफी जोखिम भरा रहेगा। शक्तिकांत दास बोले कि महंगाई अब काफी हद तक लक्ष्य सीमा के भीतर आ गई है, अब इसके कम होने की उम्मीद है। और भारत की वृद्धि की गाथा अभी भी कायम है। आर्थिक विकास दर और महंगाई के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कुछ और NBFC पर कार्रवाई कर सकता है RBI, मॉर्गन स्टैनली कह रहा है। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक कहते हैं, केंद्रीय बैंक है राष्ट्रीय बैंक। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत का तेज विकास घरेलू बाजार द्वारा संचालित है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा ने कहा है। देखिए, वर्ल्ड बैंक के बारे में जरूर याद रखिएगा। जो हमारा आपका एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ सभी संस्थाओं के बारे में हम लोगों ने बात की है, तो वहाँ जाकर आप लोग जरूर देख सकते हैं। जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जीवन बीमा प्रीमियम पर कर घटाने को लेकर GOM की बैठक आज होगी। GST दरों की बातें हो रही हैं। GST 2017 में आया था ना। बीते सप्ताह 10.75 अरब डॉलर घटा विदेशी मुद्रा भंडार हमारा। 80,000 के करीब पहुंचा सोना। चांदी भी बढ़ी और हमारे देश में सोना बड़ा प्रिय होता है। JM फाइनेंशियल प्रोडक्ट पर लगा प्रतिबंध हटाया। ये आप देखिए, स्टैंडर्ड चार्टर का पर्सनल लोन कारोबार खरीदेगा कोटक बैंक।
भारत के साथ कारोबार करना चाहती पूरी दुनिया, पीयूष गोयल वाणिज्य उद्योग मंत्री कह रहे हैं। गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने वाली नीति पर काम जारी है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, पेंशन और स्वास्थ्य सेवाएं जैसे लाभ देने वाली नीति पूरे देश में लागू कानूनी रूप से बाध्य होंगे। ये आप देखेंगे, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की बात हो रही है। जैसे आप देखते हैं कि जैसे आप देखिए हमारे जिनकी बात हो गई, या इस तरह के जो लोग काम करते हैं ना ओला वोला में, इनकी बातें हो रही हैं। अगले वर्ष $300 अरब का हो जाएगा पेट्रोकेमिकल क्षेत्र। हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी करें, भारत बना सबसे बड़ा दोपहिया वाहन। चीन को पीछे छोड़कर भारत ने हासिल की उपलब्धि। पहली छमाही में 22% बढ़ा भारत का दोपहिया बाजार। यूरोप, पश्चिम एशिया में बड़ी भारत के दोपहिया की बिक्री। ये भदोही के 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले में 500 करोड़ रुपए का कारोबार। ये 25 घरेलू उड़ानों के साथ अगले वर्ष 17 अप्रैल से शुरू होगा नोएडा एयरपोर्ट। मलावी में युद्ध स्मारक पर राष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि दी। ये अदानी ने स्किल्स यूनिवर्सिटी को दिए 100 करोड़ रुपए। हैदराबाद तेलंगाना की बात हो रही। यूपीएससी ने स्थगित की इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2025 संघ लोक सेवा आयोग ने, और ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए पर्याप्त समय मिल सके। किसान नहीं लगाना चाहता है धान, वैकल्पिक एमएसपी तो मिले, भगवंत मान कह रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री। इस देश में शादी विवाह से संबंधित उद्योग में व्यापक आर्थिक संभावना है। केंद्रीय मंत्री पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, अगले कुछ वर्षों में देश के 68 करोड़ लोग शादी करने के लायक होंगे। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। बंधकों को सुरक्षित रिहा करें हमास, हम तब रुकेंगे हमले। ये आप देख रहे हैं कि दुनिया में बड़ी अभी अशांति फैली हुई है। एक तरफ यूक्रेन रूस में चल ही रहा है, इजराइल हमास में चल ही रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है। भारत पाक अतीत भूलकर अच्छे पड़ोसियों की तरह रहे। पूर्वी पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ की भारत से संबंध सुधारने की पैरवी। या विदेश मंत्री जयशंकर के इस्लामाबाद दौरे को बताया अच्छी शुरुआत। अभी एससीओ में बैठक लेने के लिए गए हुए थे ना, संघाई सहयोग संगठन में। चलिए बताइए, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये नीचे लिखिए आप लोग। अमेरिका ने हाउती से संबंध वाले 2 भारतीयों पर लगाई रोके। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं ना। निज्जर हत्याकांड के सहारे ध्यान भटका रहे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। यहाँ देखिए, एक तो चुनाव है, तो यहाँ की राजनीति में भी खूब इस तरह के हथकंडे बनाए जाते हैं जीतने के लिए। योग में विशेष रुचि ले रही सऊदी महिलाएं। सऊदी अरब की पहली में योग शिक्षक को पद्म श्री से किया गया था सम्मानित। वारवाई सऊदी अरब योग की शुरुआत करने वाली में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने। पुतिन ने ब्रिक्स पर मोदी के रुख का दिया हवाला, कहा यह पश्चिमी विरोधी नहीं है। चलिए सब। ये भारत ने लेबनान भेजी 33 टन सहायता सामग्री। युद्ध से ग्रस्त है ना, हम लोग किसी के साथ नहीं खड़े हुए हैं। हम लोग सच के साथ, एक तरह से कह लीजिए, हम लोग इजराइल से भी हमदर्दी रखते हैं। उसके यहाँ जो आतंकी हुए थे, लेबनान में जो हो रहा है उससे भी हमदर्दी रख लेते हैं। लेबनान के लोगों से हम लोग, संगठनों से, किसी से नहीं। नेपाल में पूर्व डिप्टी पीएम सहकारिता घोटाले में गिरफ्तार हुए। ये नेपाल है देखिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये रूस की सहायता को उत्तर कोरिया ने भेजे सैनिक। यूक्रेन राष्ट्रपति के बाद दक्षिण कोरिया ने किया यह दावा, कहा उत्तर कोरिया के 1500 सैनिक पहुंच चुके हैं रूस। ये आप देखेंगे उत्तर कोरिया है, ये दक्षिण कोरिया, ऊपर उत्तर कोरिया, ये रूस है। ये दोनों काफी अच्छे वो हैं, दोस्त हैं। इस समय देख रहे हैं। एक खेल से जुड़ी हुई खबरें। न्यूजीलैंड की रिकॉर्ड बढ़त के सामने संघर्ष जारी है। रोहित, विराट और सरफराज के अर्धशतक 2 दिन का खेल शेष। भारतीय टीम अब भी दूसरी पारी में 125 रन पीछे है। भारत में टेस्ट में 46.75 के औसत से बनाए रन। भारत में आते ही रचिन बन जाते हैं राहुल, सचिन। चलिए, हमारे देश में सबसे ज्यादा खेल को ही तो पसंद किया जाता है। भारतीय टीम के पाकिस्तान में खेलकर उसी दिन स्वदेश लौटाने का प्रस्ताव बीसीसीआई को नामंजूर है। पीसीबी ने दिया था दिल्ली, चंडीगढ़, मोहाली में भारत को बेस कैंप बनाने का प्रस्ताव। आप देखते हैं
काफी यहाँ बवाल हो रहा है। बीसीसीआई के बारे में जरूर याद रखिएगा, एक संस्था है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1928 में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये पीटी उषा ने खेल विधेयक के कुछ प्रावधान पर चिंता जताई। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने अंतर्राष्ट्रीय क्या राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे के कुछ प्रावधानों पर चिंता जताते हुए कहा कि इसमें प्रस्तावित नियामक प्राधिकरण आयोग और राष्ट्रीय महासंघों की स्वायत्ता को कमजोर करेगा और इससे देश पर अंतर्राष्ट्रीय निलंबन का खतरा होगा। उषा ने गुरुवार को खेल विधेयक मसौदे पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया से चर्चा की थी। उषा ने कहा कि यह शासन को मजबूत कर सकता है और भ्रष्टाचार या फिर कुप्रबंधन जैसे प्रशासनिक मुद्दों पर को रोक सकता है, लेकिन इससे खेल निकायों आईओए और एनएसएफ और एसओए की स्वायत्ता की चिंता बढ़ जाएगी। क्वार्टर फाइनल में हारी सिंधु। डेनमार्क के ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात हो रही है। ग्रेन की अनुपस्थिति बदलेगी गेंदबाज समीकरण, स्टार कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज हैं। ये आप देखिए, गत चैंपियन को हराने वाली दक्षिण अफ्रीका टीम ने रविवार को होगा सामना 14 वर्ष के बाद न्यूजीलैंड फाइनल में। अर्जुन ने मैक्सिकम को हराकर जीता WR शतरंज मास्टर्स। ये अलकराज से हारे नडाल 6th किंग्स स्लैम प्रदर्शनी में। नोमान साजिद ने पाक को दिलाई जीत। ये हरियाणा के विरुद्ध शिवम ने कराई उत्तर प्रदेश की वापसी। रणजी ट्रॉफी की बात हो रही है। कौशल पर हो जोर। ये आप लोग सुनते रहते होंगे कि पीएचडी करने वाला ग्रेड 4 की तैयारी कर रहा है, फॉर्म डाल रहा है, क्योंकि उसमें आप देखते हैं इतनी योग्यता ही नहीं है कि वो अच्छी नौकरी पा सके। तो उसी तरफ आप देखते हैं बातें भी की जा रही हैं, लाइव स्किल की भी बातें हो रही हैं। अयोध्या में फर्जी आरती पास प्रकरण में जांच तेज। हिरासत में लिए गए संदिग्ध। श्री समृद्धि कामना के पर्व धनतेरस पर ऋण मुक्ति का सहयोग है। ये सब पीएम मोदी के नाम से परफ्यूम उतरेगा उत्तराखंड सगंध पौधा केंद्र। अच्छी बात है। महाराष्ट्र के नाटक सूप ने बटोरे ढेरों पुरस्कार। संस्कार भारती नाट्य केंद्र के राष्ट्रीय सम्मान समारोह में छाए डोंबिवली के कलाकार। शाहजहांपुर और जम्मू कश्मीर के राजौरी के नाट्य ग्रुप रहे दूसरे व तीसरे स्थान पर। अब आप देखिए, यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। स्टॉक मार्केट के इतिहास में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट। 1987 में आज ही अमेरिका सूचकांक डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज करीब 23% गिर गया था। यह स्टॉक मार्केट के इतिहास में एक दिन में प्रतिशत के हिसाब से सबसे बड़ी गिरावट थी। डाउ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नेस्डेक पर ट्रेड करने वाली 30 बड़ी कंपनियों को ट्रैक करता है। वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ भारत में बना पहला मिग 21। 1970 में आज ही भारत में बना पहला रूसी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान मिग 21 वायुसेना में शामिल हुआ था। इससे पहले 1964 में रूस में बने मिग 21 भारत को मिल चुके थे। बाद में भारत ने लड़ाकू विमान को असेंबल करने का अधिकार और तकनीक भी हासिल किया था। मतंगनी हजारा ने मरते दम तक गिरने नहीं दिया तिरंगा। मतंगनी हजारा का जन्म 1870 में आज ही बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। 18 वर्ष की उम्र में ही सामाजिक कार्यों में जुड़ गए। 1905 में बंग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1920 में असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय रहे। 1930 में दांडी यात्रा में भी भाग लिया और जेल गई। 29 सितंबर 1942 को 6000 प्रदर्शनकारियों के साथ तमलुक थाने का घेराव करने के लिए मार्च किया। रोकने पर भी जब वह नहीं रुकी तो अंग्रेजों ने गोली मार दी। फिर भी मरते दम तक तिरंगा गिरने नहीं दिया था इन्होंने। भारतीय मूल के विज्ञानी ने की नए प्रोटीन फंक्शन की खोज। यह उम्र संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए नए रास्ते खोलेगा। हाल ही में प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में हुआ प्रकाशित। यह प्रोटीन उम्र बढ़ने से बीमारियों के इलाज के लिए नए रास्ते खोलेगी और MANF के नाम से जाना जाने वाला प्रोटीन का एक वर्ग इस प्रक्रिया में भूमिका निभाता है। और हमारा शोध कृमियों पर आप देखिए केंद्रित है, लेकिन निष्कर्ष सार्वभौमिक प्रक्रिया को जो उजागर करता है। MANF मनुष्यों सहित सभी जानवरों में मौजूद है। हम मौलिक और यंत्रवत विवरण सीख रहे हैं जिन्हें बाद में उच्च प्रणालियों में परीक्षण किया जा सकता है। कोशिकाओं में जहरीले गुच्छों को साफ कर इलाज विकसित भी करेगा। ये विलुप्त प्राय प्रजातियों के साथ बाकी एक उप प्रजाति है सुमात्रा बाघ। यह केवल इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर पाए जाते हैं। दुनिया की इस सबसे छोटी उप प्रजाति के हर बाघ के पास अनोखा सुनहरा नारंगी रंग होता है जो काली धारियों से ढका होता है।
पिछले दशक में इनकी संख्या घटी है। इसका मुख्य कारण अवैध शिकार, वनों की कटाई है। इन गंभीर चुनौतियों के बावजूद पोलैंड स्थित ब्रोकला के चिड़ियाघर प्रबंधन में 4 बाघ सबकों की तस्वीर जारी की है। फोर्सों में अतिरिक्त आप देखते हैं कि वाई गुणसूत्र से ऑटिज्म का जोखिम दुगना है। अनुसंधान करा है। टीबी की जांच के लिए भारत ने बनाई हाथ से पकड़ी जाने वाली स्वदेशी एक्सरे मशीन। गंभीर मरीजों को नाक से दी गई दवा मस्तिष्क पर करेगी असर। यह दवा गंभीर मरीजों में मृत्यु की दर करेगी कम। नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी संस्थान मोहाली के वैज्ञानिकों ने की खोज। और आप देखते हैं कि मस्तिष्क में टीबी बैक्टीरिया में 1000 गुना कमी। खड़े रहने से रक्त संचार संबंधी समस्याओं का जोखिम अधिक है। ऑस्ट्रेलियाई की शोधकर्ताओं ने एक पाया। 54 बच्चों का पिता बनना चाहता है जापानी शख्स। 36 वर्षीय रेवते वतनवे पहले से हैं 10 बच्चों के पिता। अरे रोशनी से पता चलती है मनोस्थिति। इंग्लैंड के मैनचेस्टर से साइंस एंड इंडस्ट्री म्यूजियम में पिछले दिनों एक अनोखी कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। स्टेट ऑफ माइंड यानी मनोस्थिति नामक यह प्रदर्शनी रोशनी और ध्यान के उपयोग से यह दिखाती है कि कैसे स्मार्टफोन, ऐप्स और मीडिया हमारे विचारों, भावनाओं को प्रभावित करती। तंत्रिका तंत्र के प्रोफेसर एडियन ओवेन ने इस प्रदर्शनी के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि कैसे तकनीक हमारे दिमाग को बदल सकती है। इस प्रदर्शनी में 10,000 लाइटों का उपयोग करके दर्शकों के लिए एक विशेष अनुभव किए जाने वाला स्थान बनाया गया। यह प्रदर्शनी तकनीकी युग में हमारे मन और मस्तिष्क के बारे में बहुत सोचने पर मजबूर करती है। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो करंट की खबरें हैं, जो न्यूज़ हैं, इनका डिस्कशन कवर होता है। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप लोग मेहनत करिए और रिकॉर्ड तोड़ मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए। धन्यवाद।